तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। मणिपुर में स्कूल है वीरान, गलियां सूनी और धान के खेत अपने मालिकों की राह ताक रहे हैं। 2.25 महीने बीत चुके हैं, मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। हैरान की बात है कि किसानों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों के जवानों को लगाया गया है, तब भी धान की रोपाई के इस समय यहाँ खेतों में इक्का दुक्का किसान ही जा पा रहा है। खेत सूने हैं, स्कूल वीरान और गलियां खाली पड़ी है। मणिपुर पहला प्रदेश है जहां आमने सामने लड़ने वाले भी नागरिक ही हैं और जो पीड़ित हैं वे भी नागरिक हैं। कहने को 4 जुलाई से यहां स्कूल खुल गए हैं, इसके बाद इंफाल में तो कुछ बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। बाकी प्रदेश में खासकर कुकी इलाकों में पढ़ाई ठप है, क्योंकि वैसे भी यहां ज्यादातर स्कूल फिलहाल शरणार्थी शिविर बने हुए हैं। और जिस तरह का हिंसक माहौल यहाँ बना हुआ है, शरणार्थियों को कहीं और शिफ्ट करना या उनके घरों में वापस भेजना संभव नहीं है। फिलहाल पूरा मणिपुर 2 हिस्सों में बंट चुका है। गन फाइट यहाँ आम हो चुकी है, लोग मारे जा रहे हैं, ट्रक उल्ट दिए जा रहे हैं और रोज कोई वाहन घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। मैताई मारा जा रहा है, कुकी उसे आतंकवादी बताते हैं और कुकी मारा जाए तो मैताई उसे आतंकवादी बताने से नहीं चूकते। सरकार लोगों से सलाह मांगती फिर रही है मणिपुर की हिंसा को कैसे रोका जाए। पुलिस, सेना और सुरक्षा बल सब कुछ करके हार गए, कोई समाधान नहीं निकल पा रहा। आम लोगों को सीधे गोली भी तो नहीं मारी जा सकती। आखिर इस समस्या, इस हिंसा का समाधान क्या है? मैताई को पहाड़ों पर जमीन चाहिए और कुकी को इंफाल फूटी आंखें नहीं सुहाता, यानी कि वे अपना अगला प्रशासन और पहाड़ों पर विकास की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि बातचीत के बिना इस समस्या का कोई हल नहीं है, ना ही हो सकता है। अब साक्षी और विनेश बजरंग पुनिया के खिलाफ धरना देने को तैयार पहलवान, पीएम मोदी से लेकर आईओए को लिखा खत। कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन चैंपियनशिप की पदक विजेताओं सहित कई महिला पहलवानों ने प्रदर्शन करने वाले 6 पहलवानों को छूट दिए जाने की खबरों के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय कुश्ती महासंघ के चलाने वाले तदर्थ समिति को पत्र लिखा है। इस पत्र में पहलवानों ने एशियन गेम्स के लिए निष्पक्ष ट्रायल्स कराने की मांग की है। रोहतक के सर छोटूराम अखाड़े की 24 महिला पहलवानों ने भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान को भी पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे 2 चरण के ट्रायल या प्रदर्शनकारी पहलवानों को मिलने वाली छूट का विरोध नहीं करेंगे। आईओए द्वारा नियुक्त तदर्थ समिति ने 22 और 23 जुलाई को एशियाई खेलों के लिए ट्रायल्स करवाने की घोषणा की, लेकिन इसके लिए क्या मानदंड अपनाए जाए इनका खुलासा नहीं किया गया। तदर्थ समिति अगर भेदभाव पूर्ण फैसला करती है तो पहलवान प्रदर्शन करने और अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार हैं। समिति के प्रमुख भूपेंद्र सिंह बाजवा ने 16 जून को विरोध करने वाले 6 पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, संगीत फोगाट, सत्याव्रत कांदियान और जितेंद्र किन्हा से कहा था कि उन्हें शुरुआती ट्रायल्स के विजेता के खिलाफ केवल एक मुकाबला खेलना होगा। आईओए को एशियाई खेलों में भाग लेने वाले पहलवानों की सूची 23 जुलाई तक सौंपनी है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर एससी ने सीबीआई और ईडी को जारी किया नोटिस। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर दिया है। पत्नी की बीमारी के कारण अंतरिम जमानत की अर्जी पर भी नोटिस जारी किया गया है। अंतरिम जमानत पर 28 जुलाई को सुनवाई होगी। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस उज्जवल मुइया की बेंच ने सुनवाई की है। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से दाखिल जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2 आदेशों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया के खिलाफ लगे आरोपों को गंभीर मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने उन्हें घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था और तब से वे हिरासत में। उन्होंने 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उच्च न्यायालय ने 30 मई को सीबीआई के मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने अपने 30 मई के आदेश से कहा था कि चूंकि कथित घोटाले के वक्त सिसोदिया उच्च पद पर आसीन थे तो वे यह नहीं कह सकते कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उच्च न्यायालय के 3 जुलाई को आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मिर्ची पाउडर ने कराया मार्च पर लाठीचार्ज, जानिए बीजेपी के एमपी एमएलए नेताओं को पटना पुलिस ने क्यों पीटा। बीजेपी के विधानसभा मार्च को रोकने के दौरान पुलिस और इसके कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। यहां गांधी मैदान में शुरू हुए मार्च को भाजपा ने डांकल बंगला चौराहे के पास पुलिस ने रोकना चाहा। इस पर उग्र प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरे और बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। यही नहीं, भीड़ में शामिल कुछ कार्यकर्ताओं ने एक समूह ने न सिर्फ पथराव किया बल्कि पुलिस और विधि व्यवस्था संभाल रहे अधिकारियों पर मिर्ची पाउडर भी फेंक दिया। इसके बाद भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, पानी की बौछार की और लाठीचार्ज किया।
इससे मार्च में शामिल नेता व कार्यकर्ता इधर उधर भागने लगे। इस भगदड़ में 1 दर्जन से अधिक नेता व कार्यकर्ता घायल हो गए। भगदड़ के दौरान ही जहानाबाद के जिला भाजपा महामंत्री विजय कुमार सिंह छज्जूबाग की ओर भागे और अचेत होकर गिर पड़े। उनको एम्बुलेंस में PMCH ले जाया गया, जहां कुछ देर बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस बीच प्रशासन का दावा है कि भाजपा नेताओं को गांधी मैदान में कहा गया था कि डाक बंगला चौराहा प्रतिबंधित इलाका है, वहां पहुंचने के बाद अपनी गिरफ्तारी दे दे। जैसे ही डाक बंगला चौराहा पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी वार्ता के लिए पहुंचे, किसी ने अधिकारियों की आंख में मिर्ची पाउडर फेंक दिया तथा 2 लोग मिर्ची का स्प्रे भी करने लगे। इसमें ADM विधि व्यवस्था एवं अन्य अधिकारी परेशान हो गए। उसके बाद लाठीचार्ज का आदेश दे दिया गया। मौके पर जमीन पर गिरे मिर्च का पैकेट भी बरामद किया गया। तुमने मेरे पैर पर गाड़ी चढ़ा दी, अगर बेंगलुरु के बिजी ट्रैफिक में सुनाई दे तो जरा सावधान रहिए, सक्रिय है गैंग। जरा सोचिए, आप अपने घर से काम पर निकले या फिर काम से वापस लौट रहे हैं या फिर अपने दोस्त परिवार के साथ कहीं सप्ताहांत पर घूमने निकले हैं। यह सब काम आप बेंगलुरु के दुनिया भर में बदनाम ट्रैफिक में खुशी खुशी कर रहे हैं। तभी 1 या 2 लोग किसी मोड़ पर कोई परिस्थिति पैदा करके आपको गाड़ी धीमी करने या रोकने पर मजबूर कर दे। वह आपसे किसी भी वजह से झगड़ने लगते हैं और आपको कुछ समझ नहीं आता, वह स्थिति और बिगाड़ने लगते हैं। कुल मिलाकर वह आपको गाड़ी से उतारने या खिड़की का शीशा नीचे कराने पर जोर देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तब वे आपकी खिड़की के शीशे पर मारते रहते हैं जब तक आप ऐसा करने पर मजबूर नहीं हो जाते। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो सावधान हो जाइए। आपकी मुलाकात दिल्ली के बदनाम ठग गैंग के दक्षिणी वर्जन से हो रही है। 2 कुख्यात गिरोह आंध्र तक, ओरांथल गोला कप्पम या ओजी कप्पम और तमिलनाडु के रामजीपुरा गैंग इन दिनों बेंगलुरु में सक्रिय है। ऐसे कई लोग जो उनका शिकार बन चुके हैं। इन लोगों का मकसद यात्रियों को लूटना है। सोशल मीडिया पर बेंगलुरु वासियों के ऐसे वाक्य भरे पड़े हैं। न्यूज 18 ने पुलिस अधिकारियों के इस गिरोह की कार्य प्रणाली के बारे में बात की ताकि लोगों को इस बारे में जागरूक किया जा सके और बताया जा सके कि वे ऐसी स्थिति में फंस जाए तो क्या करें। एक साथ एक मंच पर नजर आए राजस्थान कांग्रेस के बड़े चेहरे, जाने अशोक गहलोत से संबंधों पर क्या बोले सचिन पायलट। दिल्ली में 6 जुलाई को हुई कांग्रेस की बैठक के बाद अब राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है। कांग्रेस के नव नियुक्त पदाधिकारियों की सूची में भी ये नजर आया। दिल्ली में हाईकमान के साथ हुई बैठक के बाद पायलट ने कहा था कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी बात कही है कि उनकी तीनों मांगों पर पार्टी और सरकार में सहमति बन गई है। पार्टी ने विश्वास जताया कि संगठन और सत्ता मिलकर काम करेंगे तो हम 25 साल पुरानी परी पार्टी तोड़ सकेंगे। दरअसल पायलट पेपर लीक के दोषियों के लिए कड़ी सजा, RPSC मेंबर्स के चयन के मापदंड तय करने और वसुंधरा राजे के सरकार में करप्शन के मुद्दे की बात कह रहे थे। अशोक गहलोत की सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने इन कदमों को पायलट के साथ सुलह की कोशिशों के रूप में देखा है। यूपी में खुलेआम चल रहा है धर्मांतरण का खूनी खेल, विरोध करने पर बजरंग दल के लोग पीटे। जानकारी के मुताबिक 3 दिन में बजरंग दल के 5 पदाधिकारियों पर जानलेवा हमले हुए हैं। धर्मांतरण का विरोध करना बीजेपी सरकार में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ रहा है। जनपद बहराइच में कई स्थानों पर मिशनरी के लोगों द्वारा गरीब हिंदू महिलाओं पुरुषों को बहला फुसला कर रोगों को ठीक कराने पर प्रार्थनाएं कराई जा रही है। पहले हिंदू समाज के लोग से कई बार प्रार्थना में शामिल होने के लिए कहा जाता है, फिर प्रार्थना में ईसाई धर्म में आस्था रखने और दूसरे धर्मों को न मानने के लिए दबाव बनाकर धीरे धीरे धर्मांतरण की तरफ उनको मोड़ा जाता है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धार्मिक भावनाओं को आहत करने की धाराओं सहित 5 धाराओं में FIR दर्ज करते हुए जिले में 26 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है और उन्हीं लोगों को जेल भेज दिया है। वो रो रहा था, मुझे सोना था। बच्चे को सुलाने के लिए मां ने दूध में मिलाया ड्रग और फिर क्या हुआ, आगे जानिए। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक 9 महीने के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। बच्चे की मां ने कथित तौर पर उसके फॉर्मूला मिल्क में फैटेनाइल, जो एक प्रकार का ड्रग होता है, वो मिला दिया था। पुलिस ने बताया कि बच्चा 26 जून को कैलहान के एक घर में बेहोश पाया गया था। नासाउ काउंटी शeriff बिल लीपर के अनुसार डिप्टी ने CPR के जरिए बच्चे को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन बाद में जैक्सनविले के एक अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई है। बच्चे की 17 वर्षीय मां ने शुरू में जांचकर्ताओं से कहा कि उसको कुछ भी पता नहीं कि क्या हुआ था, लेकिन अगले कुछ हफ्तों में पूरा मामला खुल गया। पुलिस हैरान रह गई। बच्चे के शव की जांच से पता चला है कि उसके शरीर में 10 लोगों को मौत देने लायक पर्याप्त फैटेनाइल था। मंगलवार को पूछताछ के दौरान मां ने कबूल किया कि वे थकी हुई थी। जिस दिन बच्चे की मृत्यु हुई उस दिन वह थोड़ा सोना चाहती थी, जबकि बच्चा रो रहा था, इसलिए उसने बच्चे को सुलाने के लिए ऐसा किया। उसके दूध में उसने फैटेनाइल नाम का ड्रग मिला दिया। टैक्स पेयर्स ध्यान दें, अगर ITR में नहीं बताई गई ये बातें तो लग सकता है 10 लाख का जुर्माना।
अगर किसी वित्त वर्ष में आप 182 दिन तक देश में रहते हैं और आपको रेजिडेंट माना जाता है। रेजिडेंट इंडियन की ग्लोबल इनकम यानी दुनिया भर में की गई कमाई टैक्स के दायरे में आती है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपकी देश और विदेश दोनों जगह कमाई कर योग्य होगी। भारत में नौकरी करने वाले व्यक्ति के समान ही आयकर दरें लागू होगी। विदेश में मिली सैलरी को इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में दिखाना होगा। फॉरेन करेंसी में मिली सैलरी को आपको रुपए में कन्वर्ट करना होगा। एम्प्लॉयर की डिटेल देनी होगी। अगर इस सैलरी पर किसी तरह का टैक्स कटा है तो आपको इसको रिटर्न में दिखाकर टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। डबल टैक्सेशन DTAA का फायदा लेकर आप दोहरे टैक्स से बच सकते हैं। अगर आप जिस देश में नौकरी कर रहे हैं उसके साथ DTAA नहीं है तो सेक्शन 91 के तहत देश में मिले डिडक्शन ऑफ एग्जम्पशन के मामले में टैक्स छूट ले सकते हैं। अगर आपने 80C या 80D के तहत कोई निवेश किया है तो टैक्स छूट ले सकते हैं। विदेश में मिली छूट का इस्तेमाल आप यहाँ नहीं कर पाएंगे। विदेश में कमाई होने पर आपको आयकर रिटर्न में FA यानी कि फॉरेन एसेट की जानकारी देनी होती है। विदेश में कोई संपत्ति या बैंक अकाउंट होने पर इसकी ठीक ठाक जानकारी आयकर विभाग को जरूर दे। ऐसा नहीं करने पर आपको डिक्लोजर का नोटिस आ सकता है। अगर कोई टैक्स पेयर ऐसा नहीं कर पाता तो उसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई कर सकता है। डिपार्टमेंट का कहना है कि ऐसे मामलों में काला धन, अघोषित विदेश आय व संपत्ति एवं कराधान कानून 2015 के तहत 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है। याद रखें कि इनकम टैक्स भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 तक की है।